Okay. Hello guys, this is Sheikh Anas. Now I am continuing the extreme cases with the relevance of price elasticity demand. So guys, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे relevance की बात करूँ, relevance is like price elasticity of demand कितनी useful है for a business के लिए. Relevance of price elasticity of demand. तो बेसिकली इन अनदर टर्म हम ये भी कह सकते हैं यूजफुलनेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यूजफुलनेस से रिप्रेजेंट किया ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या पीईडी फायदेमंद है क्या नहीं है, सवाल ये एक बिजनेस के लिए. यार एक बार एग्जाम्पल है, जैसे एक बिजनेस के लिए अगर मैं बिजनेस के ओपिनियन से बात करूँ, बिजनेस की बात करूँ, किसी फर्म की बात करूँ, किसी कंपनी की बात करूँ, तो अगर मैं सबके बारे में डिस्कस करूँ, बिजनेस कंपनी फर्म, या जैसे सपोज करो मेरा एक बिजनेस है, आई एम ऑपरेटिंग अ बिजनेस, तो आई विल बी चेकिंग माय इलास्टिसिटी. सो एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपनी इलास्टिसिटी जरूर चेक करता है व्हेन कैलकुलेटिंग दी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड. तो एक बिजनेस की बात करें, एक बिजनेस जो है वो हमेशा स्ट्रेटेजी यूज करता है. स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, स्ट्रेटेजी यूज करता है, ऑब्वियसली बात है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जब इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए. सही. अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को जो हम यूजफुलनेस को चेक करना है, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्यों, क्योंकि वो रेवेन्यू को जनरेट करने. रेवेन्यूज जो होते हैं इस टोटल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. जो फॉर्मूला है प्राइस मीन जो कि सेलिंग प्राइस, एक प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा था, दैट इज नोन एज अ प्राइस. अगर ये आइडेंटिफाई करो, प्राइस मीन सेलिंग प्राइस से हम आइडेंटिफाई करते हैं, सेलिंग प्राइस से रिप्रेजेंट करो. क्वांटिटी मीन जिसको हम कह सकते हैं जो बिजनेस ने टोटल सेल्स जो किए, दैट इज नोन एज अ क्वांटिटी, टोटल सेल्स. अगर सपोज करेंगे इस एक प्रोडक्ट की जो प्राइस थी $10 थी और कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किए, टोटल सेल्स जो सोल्ड किए हैं वो 100 यूनिट सोल्ड किए. 10 मल्टीप्लाई बाय 100 रिप्रेजेंट करूंगा, इसे क्या हो गया, 1000 इज माई टोटल रेवेन्यू. 1000 इज माई टोटल रेवेन्यू. तो एक बिजनेस फर्म ने एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो की, अपना कैलकुलेट किया, टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट किया. टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, दैट्स मीन प्राइस इज सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी मीन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, टोटल सेल्स, उससे पता चलेगा रेवेन्यू कितना. अगर सपोज करते हैं गाइस, अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एक बिजनेस जो है वो अगर डिमांड होती है गाइस, इलास्टिक डिमांड होती है. इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड फर्स्ट कंडीशन है, इलास्टिक डिमांड से रिप्रेजेंट किया है. इलास्टिक डिमांड में बिजनेस क्या करेगा अपने रेवेन्यू जनरेट करने. अगर इलास्टिक डिमांड में एज वी नो जिसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, जहां पे आपके पास सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होता है. जब बिजनेस देखेगा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर एक बिजनेस की प्राइसिंग पॉलिसी क्या अडॉप्ट करेगा, जब कंपटीशन ये देखेगा बहुत ज्यादा है, एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं, बहुत ज्यादा है, रिलेटिवली सब्स्टिट्यूट्स क्या थे, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स थे. बेसिकली यहां पे आइडेंटिफाई किया सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा थे, तो बिजनेस हाई प्राइस चार्ज करेगा, कम प्राइस है. बिजनेस प्राइसेस क्या करेगा, थोड़ी सी प्राइसेस इलास्टिक डिमांड में थोड़ी सी प्राइसेस कम करेगा ताकि क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा से रिस्पॉन्सिवनेस आए. क्वांटिटी डिमांड में बेसिकली ज्यादा से क्या होगा, रिस्पॉन्सिवनेस आएगा. बिजनेस ने क्या किया, प्राइसेस थोड़ी सी कम की ताकि क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा रिस्पॉन्सिव. तो जहां पे गाइस क्या होगा, बिजनेस का टोटल रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो एक बिजनेस ने क्या किया गाइस, प्राइसेस को कम किया ताकि उसका रेवेन्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. इलास्टिक डिमांड में उसकी प्राइसिंग पॉलिसीज ने अडॉप्ट की, प्राइसेस कम करनी चाहिए ताकि मोर रिस्पॉन्सिवनेस है, टोटल सेल्स इंक्रीज हो. इट्स मीन लाइक नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सोल्ड कर सके. ज्यादा जब सोल्ड करेगा तो बेसिकली रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो बेसिक कॉन्सेप्ट प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में जो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हुआ वो कौन सा रिलेशनशिप है, इट्स लाइक ए इनवर्स रिलेशनशिप है. हम ये आइडेंटिफाई करते हैं इनवर्स रिलेशनशिप से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं. तो एक बिजनेस ने क्या किया, कंपनी ने और एक ऑब्वियसली बात है फर्म्स ने प्राइसिंग पॉलिसी यूज की. अगर इलास्टिक डिमांड में उसने देखा सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा है, ऑप्शंस ज्यादा है, चॉइसेस ज्यादा है, तो एक बिजनेस ने कम प्राइसेस चार्ज की ताकि नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सोल्ड हो और तब बिजनेस ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके. फर्स्ट रेलेवेंस अगर ये बात की, अगर बेसिकली इनलास्टिक डिमांड है, सेकंड कंडीशन है रेलेवेंस से बात की, इनलास्टिक क्या है, डिमांड है. यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो एज वी नो इनलास्टिक डिमांड में
इसकी इलास्टिसिटी होती है लेसर देन 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेसर देन 1 मीन एज वी हैव लेस कंपटीटर्स, रिलेटिवली कंपटीशन क्या होता है सर, वो कम होता है। इनलास्टिक में कंपटीशन कम होता है। अकॉर्डिंगली वी हैव लेस सब्स्टिट्यूट्स, रिलेटिवली हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। इनलास्टिक डिमांड में कंपटीशन कम होता है, सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं, कंज्यूमर का चॉइसेस कम होती हैं। तो बिजनेस क्या प्राइसिंग पॉलिसी करेगा सर, बिजनेस जो प्राइसिंग पॉलिसी यूज करेगा बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस चार्ज करेगा, क्योंकि वो देखेगा मेरी ब्रांड रॉयल्टी है और मेरे पास कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, बट कोई लेस क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। तो बिजनेस ने क्या किया, ज्यादा प्राइसेस चार्ज की ताकि कम से रिस्पॉन्सिवनेस होगा, वहां पे उसका रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, टोटल रेवेन्यू। तो एक बिजनेस ने क्या किया, ज्यादा प्राइसेस चार्ज की, बहुत ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहा है ताकि क्वांटिटी में ऑब्वियसली बात है कम से रिस्पॉन्सिवनेस आएगा, ऑब्वियसली बात है जहां पे रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक बिजनेस की बात की, एक बिजनेस जो सोचता है वो ये सोचता है, वो क्या करता है, जब रेलेवेंस से बात है, यूजफुलनेस पीडी एक बिजनेस के लिए यूजफुल कब होगा, वो अपनी प्राइसिंग पॉलिसी कब अडॉप्ट करेगा, जब वो ये देखेगा इनलास्टिक डिमांड है तो प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेगा। अगर इलास्टिक डिमांड है बिजनेस क्या करेगा, कम प्राइस चार्ज करेगा। प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू का इन केस ऑफ इनलास्टिक डिमांड पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूं कौन सा रिलेशनशिप है, बेसिकली पॉजिटिव रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट करता हूं प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू, बिटवीन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू। कौन सा रिलेशनशिप गाइस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू। अगर हम बात करें गाइस थर्ड कंडीशन में अगर हम बात करें गाइस यूनिटरी डिमांड है। यूनिटरी डिमांड में हम कहते हैं जब इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे प्राइस एंड टोटल डिमांड में इक्वल से चेंज आता है, जहां पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू 1, दैट्स मीन लाइक वी हैव अ सेम इक्वल सब्स्टिट्यूट्स। जहां पे आपके इक्वल सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वहां पे प्राइस में एंड टोटल रेवेन्यू में अनचेंज रहता है। प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू क्या होता है, बेसिकली अनचेंज रहेगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू में इक्वल से चेंज। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर हम ये बात करें प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि जहां पे जितना इक्वल प्रोपोर्शनेट से प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू चेंज हो रही होती है। प्राइस में आइडेंटिफाई किया, प्राइसेस में मैंने बात की, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में गाइस मैंने बात की इक्वल परसेंटेज, इक्वल प्रोपोर्शनेट से चेंज आता है। तो ऑब्वियसली बात है इक्वल प्रोपोर्शनेट से चेंज आएगा, इक्वल प्रोपोर्शनेट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड चेंजेस विद द इक्वल प्रोपोर्शनेट, चेंजेस विद इक्वल प्रोपोर्शनेट से जब चेंज हो तो टोटल रेवेन्यू जो होगा वो अनचेंज रहेगा। टोटल रेवेन्यू ऑब्वियसली बात है अनचेंज रहेगा। अगर मैं आइडेंटिफाई करूं टोटल रेवेन्यू अनचेंज रहता है, इसलिए अनचेंज रहता है क्योंकि प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में, प्राइस और टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा था। क्यों चेंज, टोटल रेवेन्यू अनचेंज जाएगा क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में इक्वल प्रोपोर्शनेट से जब चेंज आएगा तो ऑब्वियसली टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। सो गाइज नेक्स्ट जो कंडीशन है अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट कंडीशन जो हो सकती है गाइज, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। अगर हम बात करें परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड में, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड जो कि बेसिकली लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, वी टॉक अबाउट इन बिफोर लेक्चर। लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन की बात करूं, यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। बेसिकली क्वांटिटी डिमांड में बेसिकली कोई चेंज नहीं आता है, डिमांड अनचेंज रहती है। ये प्राइस में आइडेंटिफाई किया, ये क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया, ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी डिमांड। प्राइसेस इंक्रीज होती रहेंगी गाइस तो मेरे पास रेवेन्यू क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड जो है अनचेंज रहती है। बेसिकली प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड से आइडेंटिफाई किया, क्वांटिटी डिमांड क्या है, अनचेंज्ड है, बट मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे हाई प्राइस की वजह से हाई प्राइसेस होंगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो बेसिकली टोटल रेवेन्यू क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तो एक बिजनेस क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकता है, ही हैव नो सब्स्टिट्यूट्स, जहां पे इलास्टिसिटी बेसिकली प्राइस इलास्टिक
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है बेसिकली जीरो होती है जब भी हमारे टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है, और ज्यादा टोटल रेवेन्यू में चेंज किस वजह से आएगा सर? प्राइसेस की वजह से। नेक्स्ट स्टेप गाइस, अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, अगर बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ परफेक्टली से रिप्रेजेंट किया, परफेक्टली इलास्टिक क्या थी? डिमांड थी। परफेक्टली इलास्टिक क्या थी? बेसिकली मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया डिमांड थी, तो मेरे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होती है गाइस वो कैसे होती है? बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व की तरह होती है। As we talk about before, कहते हैं perfectly elastic demand horizontal demand की तरह होती है, और x एक्सिस पे हम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस पे हमने प्राइसेस से रिप्रेजेंट किया। गाइस यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इनफिनिट होती है। As we know, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होती है? इनफिनिट होती है। यहाँ पे प्राइसेस में नो चेंज इन प्राइसेस, प्राइसेस क्या होते हैं? सेम प्राइसेस होती हैं, क्योंकि एज वी नो देयर इज 1000 ऑफ प्रोड्यूसर, सेम प्राइसेस होती हैं, सेम प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, इट्स लाइक अ होमोजेनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्राइसेस में और प्राइसेस सेम होती हैं बेसिकली, और होमोजेनियस प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं 1000 ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, यहाँ पे 1000 ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई के एक प्रोड्यूस, जैसे एग्जांपल दी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कितने प्रोड्यूसर्स होते हैं सर? 1000 ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, और सारे प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे होते हैं? सेम प्राइसेस पे रख के बेच रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज आने से हमारे पास डिमांड में चेंज आता है। जब क्वांटिटी डिमांड जो चेंज होती है, क्वांटिटी सोल्ड ज्यादा करेंगे, इफ अ नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड ज्यादा है तो रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। सो बेसिकली अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ क्वांटिटी, अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूं नंबर ऑफ क्वांटिटी से रिप्रेजेंट के क्वांटिटी जो सोल्ड कर रहे हैं हम वो ज्यादा कर रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा? रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सोल्ड करके रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो एक बिजनेस ने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की इन टर्म ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड में बिजनेस ही देखेगा, ऑब्वियसली बात है जब ये देखेगा सब्स्टिट्यूट ज्यादा है वो कम प्राइसेस चार्ज करके हायर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इलास्टिक डिमांड में बिजनेस देखेगा सब्स्टिट्यूट्स क्या है, ऑब्वियसली बात है लेस सब्स्टिट्यूट्स है तो ज्यादा प्राइसेस चार्ज करेगा और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। अगर यूनिटी में जब वो देखे इक्वल सब्स्टिट्यूट से प्राइस इन क्वांटिटी डिमांड में इक्वल प्रोपोर्शनेट से चेंज आता है तो रेवेन्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड है, लोगों के लिए नेसेसिटी गुड्स है, लोगों को खरीदना है चाहे जितने एक्सपेंसिव हो, तो इवन लोग क्या करेंगे? वो हाई प्राइसेस चार्ज करके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, यूनिटी इनफिनिटी डिमांड जो प्राइस इलास्टिक डिमांड जो इनफिनिट है, तो यहाँ पे सेम प्राइस है, 1000 प्रोड्यूसर्स सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बिजनेस क्या करेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा सोल्ड करेगा, क्योंकि प्राइसेस में चेंज नहीं हो सकता तो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सकता है। दीज कैन बी अ यूजफुलनेस ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड which can be how business can be helpful for a business to earn a revenue। तो business can use obviously बात है different strategy भी use कर सकते हैं। business can use a marketing strategy। अगर बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मार्केटिंग की बात कर सकता हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन सी यूज कर सकता है? लाइक ऑब्वियसली बात है एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग की बात कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एडवर्टाइजिंग वाली स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है बिजनेस, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर्स के लिए इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकता है, पर्सुएसिव एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकता है। इंफॉर्मेटिव और पर्सुएसिव की बात की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जहां पे बेसिकली बिजनेस ने देखिए इंफॉर्मेटिव और पर्सुएसिव एडवर्टाइजमेंट यूज की, जहां पे कंज्यूमर को ऑब्वियसली बात है इंफॉर्मेशन देगा अबाउट दी प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट दी प्रोडक्ट, गिवन दी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, जैसे एक मोबाइल फोन वाले इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, जैसे एनी इफ आई टॉक अबाउट एनी ब्रांड ऑफ द मोबाइल फोन, तो क्या करते हैं अपने मोबाइल फोन के फीचर्स लिखे रहे होते हैं, फीचर्स उनके बॉक्स पे फीचर्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं फॉर द मार्केटिंग पर्पस। ये कितनी रैम है, कितना जीबी, कितना मेगापिक्सल है, कैमरा, ऑल द थिंग्स the ingredient they are telling about the consumers, so which attract the consumers or due to which consumer demand more of a good or which help a business to earn a higher revenue। तो given the information about the product के बारे में information देगा ताकि which attract करे consumers को, attract the consumers को to purchase the product, टू परचेज दी प्रोडक्ट, जो कि परचेज कर सकता है प्रोडक्ट को। और ऑब्वियसली बात है बिजनेस को क्या एडवांटेज है, फर्म्स और बिजनेस कैन जनरेट अ हायर रेवेन्यू,
फर्म्स जो हैं वो हायर रेवेन्यूज इंक्रीज हो सकते हैं। परस्यूसिव लाइक अ पैकेजिंग, किसी ब्रांड की पैकेजिंग इतनी अच्छी करना, ऑब्वियसली बात है परस्यू करना कंज्यूमर थ्रू, कैसे करना, पैकेजिंग के थ्रू, डिजाइन ऑफ अ प्रोडक्ट, मोबाइल फोन की पैकेजिंग इतनी अच्छी करना और डिजाइन के थ्रू ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर अट्रैक्ट हो सकता है। लाइक ए डिफरेंट सेलिब्रिटी से एडवर्टाइज कराना प्रोडक्ट को तो के विच अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स और ड्यू टू विच बिजनेस कैन जनरेट हायर रेवेन्यू, बिजनेस जो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। Basically, these marketing strategy the business can use advertisement, informative, persuasive के through a business can generate a higher revenue. और if the product is the brand loyalty, अगर if a product is brand loyalty की बात करें तो डिमांड क्या होगी, ब्रांड रॉयल्टी की बात करता हूँ और ऑब्वियसली बात है नॉन ब्रांड रॉयल्टी की बात करूँ, जो कि कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांड रॉयल्टी होती है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांड रॉयल्टी नहीं होती। तो वहां पे बिजनेस जब ब्रांड रॉयल्टी होगी वहां पे जो डिमांड होगी वो कौन सी डिमांड होगी, इनलास्टिक डिमांड। जब इनलास्टिक डिमांड होगी तो बिजनेस कैन यूज, जब ब्रांड रॉयल्टी क्रिएट होगी तो बिजनेस कैन चार्ज हाई प्राइसेस, हाई प्राइसेस चार्ज कर रहा होगा बिजनेस इन ऑर्डर टू जनरेट हायर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगर नॉन ब्रांड रॉयल्टी है तो इट्स मीन लाइक इलास्टिक डिमांड है। जब इलास्टिक डिमांड होगी तो बिजनेस जो है वो क्या करेगा, लो प्राइसेस चार्ज करेगा, लो प्राइसेस चार्ज करेगा ताकि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सके। सो गाइस नेक्स्ट जो है, अगर इफ अ बिजनेस अगर इम्पोज करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर थर्ड स्ट्रैटेजी जो फॉलो कर सकते हैं, इफ इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स से आइडेंटिफाई करता हूं गाइस, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के पास जो है अगर इलास्टिक डिमांड होती है तो बेसिकली ज्यादा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मीन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऑब्वियसली बात है प्राइसेस क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगते हैं, कोई भी गुड्स पे जो टैक्स लग रहे हैं, कार, मोबाइल फोन, जो भी गुड्स हैं उन पे जो टैक्स लग रहे होते हैं, एज वी पे फॉर द गुड एंड सर्विसेज टैक्स, सही। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज दी ऑब्वियसली बात है, जब टैक्स लगेगा तो प्राइसेस इंक्रीज होंगी, जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो इस मीन लाइक किसके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा, टैक्स की अमाउंट, टैक्स ज्यादा लगता है तो ऑब्वियसली बात है जहां पे बेसिकली कौन बर्डन बेयर करेगा, कंज्यूमर बर्डन बेयर करेगा, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाएगा एज कंपैरेटिवली विद द प्रोड्यूसर बर्डन। जब इनडायरेक्ट टैक्स लगा तो कंज्यूमर ने बर्डन ज्यादा बेयर किया कंपेयर विद द प्रोड्यूसर बर्डन। सो प्राइसेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। प्राइसेस जब इंक्रीज होंगी, जब टैक्स लगे तो क्वांटिटी डिमांड में लो रिस्पॉन्सिवनेस होगा, तो वहां पे कौन किसको फायदा नुकसान होगा, बिजनेस कैन लूज देयर रेवेन्यू। तो बिजनेस के लिए लूज करना रेवेन्यू कब होगा गाइस, जब प्राइसेस टैक्स ज्यादा लगता है तो प्राइसेस इंक्रीज होंगी, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन ज्यादा बेयर करेगा तो कंज्यूमर कम गुड्स की डिमांड कर रहे होंगे, तो ड्यू टू विच देयर विल बी अ रिडक्शन इन द रेवेन्यू फॉर द प्रोड्यूसर्स। अगर गाइस इनडायरेक्ट टैक्स लगता है और ऑब्वियसली बात है डिमांड जो है वो इनलास्टिक डिमांड है, बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूं, अगर इनलास्टिक क्या है, डिमांड है, तो प्राइसेस क्या होंगी, बहुत ज्यादा प्राइसेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। प्राइसेस तो इनलास्टिक डिमांड है, प्राइसेस में बहुत ज्यादा से चेंज आएगा, लेकिन वहां पे बर्डन कौन बेयर करेगा गाइस, यहाँ पे प्रोड्यूसर बर्डन करेगा, क्योंकि रिलेटिवली नेसेसिटी गुड्स है। प्रोड्यूसर बर्डन जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कंज्यूमर के बर्डन के, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लगा ऑन द गुड एंड सर्विसेज और डिमांड थी, इनलास्टिक डिमांड थी, वहां पे प्रोड्यूसर ने ज्यादा बर्डन बेयर किया, तो प्राइसेस में बहुत ज्यादा से चेंज आएगा। हाउ ऑब्वियसली बात है ऑटोमेटिकली कंज्यूमर की रिस्पांस लेस रिस्पॉन्सिवनेस करोगे, कंज्यूमर की डिमांड अफेक्टेड होगी, बट फायदा क्या है, प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको ये फायदा है, प्रोड्यूसर जब ज्यादा बर्डन कर बेयर कर रहा है तो ज्यादा प्राइसेस में भी जो चेंज आ रहा है तो प्रोड्यूसर कैन जनरेट हायर रेवेन्यू। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूसर कैन जनरेट हायर रेवेन्यू ड्यू टू हाई इंपोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। प्रोड्यूसर का रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स मीन लाइक एज वी नो इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू रिलेशनशिप इज इनवर्स रिलेशनशिप, in case of inelastic demand price and total revenue relationship is positive. So these can be a relevance obviously baat hai for the price elasticity of demand. I hope so you got my point. Thank you so much, and we will be talking about PED disadvantage, consequences and significant for the price elasticity demand for the government in the next lecture. Thank you.